So let's start from where we had left out in our last class. हम लोग पिछले क्लास में इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पे हम लोग समझ रहे थे थ्री डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ मोशन जिनके बेसिस पर हम लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करना रहेगा, जिसमें कि हम लोग डेरिवेशन कर रहे थे मैथमेटिकली। और डेरिवेशन में हम लोग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को डिराइव कर चुके थे। अब हम लोग थर्ड इक्वेशन की तरफ देखेंगे और थर्ड इक्वेशन को फिर से डिराइव करेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास हम लोगों के एंड हो गई थी थर्ड इक्वेशन को डिराइव करते करते। सो लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड। आई होप दैट यू ऑल हैड अंडरस्टूड द प्रीवियस टू इक्वेशंस इन अ वेरी गुड वे. Now we are going to discuss for the third equation how we can derive it, how we can go for that equation, and then we will start for the graphs also. Today we are going to understand about the graph. So let's see and understand. So जब हम लोग प्रीवियसली जो दो इक्वेशंस थे, जो फर्स्ट इक्वेशन था उसको हम लोगों ने डिराइव किया था एज v equals to u plus at, and then second equation को derive किए थे s is equals to ut plus half at square. So ये दोनों जिस तरह से हुआ था, ठीक उसी तरह से हम लोग थर्ड इक्वेशन के लिए भी करते हैं। तो जब हम लोग सेकंड इक्वेशन को डिराइव कर रहे थे तो हमें याद होना चाहिए कि हम लिए हुए थे डिस्प्लेसमेंट का कैलकुलेशन। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो जब हम लोग थर्ड इक्वेशन को प्रूव करेंगे, यानी वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको जब हम लोग प्रूव करते हैं तब भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट का ही यूज करते हैं, जैसा कि हम लास्ट क्लास में बता भी रहे थे। तो जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट के लिए कैलकुलेट करेंगे, देन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एवरेज स्पीड और वेलोसिटी. इट कैन बी एवरेज स्पीड और वेलोसिटी. आई एम यूजिंग द वर्ड speed over here because the body is traveling in the same direction. So even though it is it can be said to be as a speed or it can be said to be as velocity, so there is no problem. So चलो यहाँ पे हम एवरेज वेलोसिटी कर देते हैं ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो. सो वेलोसिटी इनटू टाइम. ना वैसे अगर एवरेज स्पीड इंडिविजुअली जब स्पीड के कैलकुलेशन में देखते हैं तो एवरेज स्पीड का जो कैलकुलेशन होता है वो होता है द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टोटल टाइम टेकन. ठीक है. और जब हम लोग एवरेज वेलोसिटी के लिए आते हैं तब भी हम लोग दो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. एक कह सकते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम पीरियड, और दूसरा एक कह सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2. तो दोनों यूज किया जा सकता है. ठीक है. तो हम यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी का यूज करने वाले हैं दैट इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2 इंटू टी यहां पर हम लोग लेंगे. ठीक है. अब यहां पर अगर हम इस t को सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, t को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किस वैल्यू से, जैसा कि हम लोग को पता है कि a इज इक्वल टू v माइनस यू बाय टी. तो अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो t इज इक्वल टू निकल के आता है v माइनस यू बाय a. तो अब यहाँ पर करना क्या है, हम u प्लस v के जगह पर अगर v प्लस यू लिखते हैं तब कोई प्रॉब्लम तो है नहीं इसमें. बाय 2 इंटू टी के जगह पे क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाय a, और यहाँ पर s है ही हम लोगों के पास. तो यहां पर अगर इसको हम सॉल्व आउट करते हैं तो ये आता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a. अब इस 2a को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. नाउ मूविंग ऑन टू दिस वन, सो द 2as प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जस्ट a minute, what happened to the pen? Okay, minus v square. So therefore ultimately what we had got, v square is equals to u square plus 2as. So this is the third equation what we had proved over here. Now all these three equations which we had just now discussed, all these three equations are very very important, and these are important mainly when you have to go for the simplification of the numericals. जो न्यूमेरिकल्स तुमको बनाने हैं वेलोसिटी से रिलेटेड, एक्सेलरेशन से रिलेटेड, डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, वहां पर तुम लोगों को इन इक्वेशंस का यूज करना है. और न केवल सिर्फ इन इक्वेशंस को हम लोग सिर्फ लीनियर मोशन जो रोड पर होती है या नॉर्मल व्हीकल के लिए करते हैं, इसको हम लोग यूज करेंगे कई सारे अलग अलग सिचुएशंस में भी. तो जैसे जैसे हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग अलग अलग टर्म्स को डिस्कस करने लगेंगे, उनमें उनमें हम लोग समझेंगे कि इन इक्वेशंस को और भी बेटर तरीके से या और भी वाइड फॉर्मेट में किस तरह से यूज किया जा सकता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों के क्लास के सिलेबस में ही अगर हम लोग देखते हैं तो अभी हम लोगों को ग्रेविटेशन के बारे में डिस्कस करना है. तो जब हम लोग ग्रेविटेशन के लिए डिस्कस करेंगे तब इन्हीं इक्वेशंस को जब हम लोग समझेंगे तो उसमें कुछ चेंजेस आ जाती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन कहते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वहां पर वो इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी.
वहीं पर अगर हम लोग देखते हैं दूसरा इक्वेशन जो कि हम लोगों के पास है, s इज इक्वल्स टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहीं पर ये कन्वर्ट हो जाएगा h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पर h हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। यहाँ पर ये वाला इक्वेशन हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। नाउ यहाँ पर फिर से g इज स्मॉल लेटर g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को दिखा रहा है, और हाइट यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की जगह पर यूज किया जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग इन इक्वेशंस को यूज करते हैं। तो ये सारे इक्वेशंस को हम लोग कई सारे अलग अलग फॉर्मेट में, कई सारे अलग अलग कंडीशंस में देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम इसको छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पे तुम लोग इस स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि तुम लोग इसका फर्दर यूज कर सकते हो आगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो जो तीनों इक्वेशन हम लोग अभी अभी जिसको हम लोगों ने पढ़ा, उन्हीं में अगर हम लोग देखते हैं कि से एज इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यानी अगर ऐसा कोई कंडीशन जहां पर कि हम लोग रेस्ट से अपना मोशन स्टार्ट कर रहे हैं, यानी पहले गाड़ी रुकी हुई थी और फिर उसके बाद स्टार्ट हो गई है या फिर वो मोशन में आ गया है, उस कंडीशन में हमेशा मेरा इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, क्योंकि हम रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं और रेस्ट से हम किसी एक वेलोसिटी को ऑब्टेन कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मेरा जो इक्वेशन है, जैसे कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, अब देखो u का वैल्यू हो गया 0, तो ये क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू ए टी। तो ये वो कंडीशन में है जहां पर कि u 0 है, तो v इज इक्वल टू ए टी, s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सो ये तीनों इक्वेशन जो हम लोग अभी अभी डिस्कस किए उन्हीं इक्वेशन से बनकर आए हैं। बस यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और इनिशियल वेलोसिटी कब 0 होती है, जब हम अपना मोशन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट से जब हम लोग अपना मोशन स्टार्ट करेंगे, या रेस्ट मेरा जब इनिशियल वेलोसिटी होगा, तो उस कंडीशन में इक्वेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू राइट इट लाइक दिस, बट इफ यू वांट टू देन यू कैन गो फॉर इट। Some condition we do have that acceleration can be negative, acceleration negative में भी हो सकती है, क्योंकि जब मान लो कि कोई बॉडी अपना वेलोसिटी डिक्लाइन कर रहा है, कोई वेलोसिटी अपनी किसी बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, तो उस कंडीशन में वहां पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव फॉर्मेशन में। आई हैड एक्सप्लेन दिस थिंग एज द रिटार्डेशन। रिटार्डेशन हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। रिटार्डेशन क्या होता है, दैट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है उसको हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं, ठीक है। तो अगर वैसा सिचुएशन होता है, तो उस कंडीशन में हम लोगों के इक्वेशन में फिर से थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है, जहां पर हम लोगों के पास है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वहीं पे ये बन सकता है v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी। सो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन वी कैन चेंज द इक्वेशन अ लिटिल बिट, बट दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू अस, दैट इज अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, एंड द इक्वेशन विल नॉट चेंज इन अ वेरी ड्रास्टिक फॉर्म, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द रूल और अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ना। इसी तरह से जैसे अभी भी हम डिस्कस कर रहे थे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बेसिस पर भी हम लोग a के जगह पे g का यूज कर सकते हैं और s के जगह पर h का यूज कर सकते हैं। और इसमें हम लोग देखते हैं दो तरह के सिचुएशन, व्हेन द बॉडी हैज बीन थ्रोन इन द अपवर्ड डायरेक्शन और व्हेन द बॉडी हैज बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम अ पर्टिकुलर हाइट। तो जब हम लोग किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हैं और जब किसी चीज को हम लोग नीचे की तरफ गिराते हैं, तो इन दोनों सिचुएशन में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कंडीशन में वेरिएशन आती है। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डिस्कस करेंगे, और इसको हम लोग समझेंगे एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर्मेट में। पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वजह से किस तरह से वेरिएशन आती है, इसको हम लोग ग्रेविटेशन वाला जो पोर्शन है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि ग्रेविटेशन की वजह से ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मेशन होता है। चलो अब हम लोग को आगे डिस्कस करना है जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है लीनियर मोशन के लिए। तो जब हम लोग किसी भी तरह के मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, चाहे वो हम लोग यूनिफॉर्म मोशन हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, इन सभी तरह के मोशंस को जब हम लोग ऑब्टेन करते हैं, तो उसको हम लोग ग्राफिकल पैटर्न में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो जब भी हम लोग किसी भी तरह के ग्राफ का यूज करते हैं या बार का यूज करते हैं या किसी भी तरह के इंडिकेटर का यूज करते हैं, तो उसको हम लोग यूज करते हैं ताकि हम लोगों की स्टडी जो है वो कन्वीनियंट हो जाए, हम लोग एक बेटर फॉर्मेट में, एक बेटर तरीके से अपने एक्सप्रेशंस को वहां पर रिप्रेजेंट
कर सकते हैं। तो उसी चीज को यहाँ पर भी दिखाया जा रहा है। तो जब हम लोग यूज करते हैं मोशन के लिए, तो बेसिकली हम लोग यूज करते हैं तीन तरह के ग्राफ, जिसमें कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आता है और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आता है। ये जो तीन तरह के ग्राफ होते हैं, इन तीनों तरह के ग्राफ को हम लोग यूज करते हैं अपने मोशन के पैटर्न को रिप्रेजेंट करने के लिए। और जब हम लोग ग्राफ में इनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ग्राफ का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है ये तुम लोगों को सबको पता है अभी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं तो ये हम लोगों का एक्स एक्सिस है जो कि पॉजिटिव में है, फिर दूसरे साइड में एक्स डैश एक्सिस है जो कि नेगेटिव है, फिर ऊपर की तरफ ये वाई एक्सिस है जो पॉजिटिव है, फिर नीचे में वाई एक्सिस है जो नेगेटिव है। ठीक है। तो ये जो हम लोगों के कॉलम्स है, इसमें जो फर्स्ट एंड फोर्थ quadrant, I hope you all remember this thing. This is the first one, this is the second one, this is the third one, and this is the fourth one. तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट है, इन दोनों क्वाड्रेंट्स का यूज करके हम लोग इन तीनों पैरामीटर्स को वहां पर प्लेस करते हैं। और ये अभी हम लोग सिर्फ टू डायमेंशनल कंडीशन कर रहे हैं, यानी एक्स एंड वाई के बेसिस पर टू क्वांटिटीज को यूज कर रहे हैं। फर्दर आगे तुम लोगों को इसी को पढ़ना है फॉर थ्री डायमेंशन और द थ्री कंपोनेंट्स। वहां पे तुम्हारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस भी और निकल के आ जाएगा। तो इस तरह के भी कंडीशंस तुम लोगों को पढ़ने हैं। तो फिलहाल जो अभी हम लोग को स्टार्ट करना है, वो स्टार्ट करना है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। नाउ एज द टाइटल और द नेम ओनली डिनोट्स, इट इज शोइंग द डिस्प्लेसमेंट रेफर टू टाइम और डिस्प्लेसमेंट विथ कनेक्शन टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो कनेक्शन है, इसको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो इसको हम लोग किस तरह से दिखा सकते हैं? तो इसके लिए अगर हम लोग एक ग्राफ को प्लॉट करते हैं, से फॉर एग्जांपल अगर हम इस तरह का एक ग्राफ प्लॉट करते हैं यहाँ पे, तो जैसा कि अभी भी हम बताए हैं, ये हम लोग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का यूज करेंगे और फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का यूज करेंगे। तो जैसे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। इसीलिए हम लोग इसको फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ले रहे हैं, ताकि मेरा फर्स्ट में पॉजिटिव टू पॉजिटिव का वैल्यू आ जाए और फोर्थ में मेरा पॉजिटिव टू नेगेटिव का वैल्यू आ जाए। क्योंकि टाइम जो हम लोग रेफर करते हैं, टाइम नेगेटिव में नहीं आ सकता है, टाइम हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, तो उसको हम लोग इसी एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक्स एक्सिस में टाइम मेरा सेकंड से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और जो वाई एक्सिस है उसमें डिस्प्लेसमेंट हम लोग मीटर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो नीचे की तरफ हम लोगों का नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट दिखाया जा रहा है, ऊपर की तरफ हम लोगों का पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट दिखाया जा रहा है। खैर, अभी जो हम लोग मोस्टली यूज करेंगे, ये हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही यूज करेंगे, जिसमें हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कि किस तरह से बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग तीन अलग अलग कंडीशंस को समझ सकते हैं, जिसके बेसिस पर यहाँ पर ग्राफ के प्लॉटिंग किए जाएंगे। तो जैसा कि हम लोग जब मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, तो मोशन को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कई सारे अलग अलग पैटर्न में, जिसको कि हम लोग स्टडी करते हैं एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बेसिस पर, वेरिएबल वेलोसिटी के बेसिस पर और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के बेसिस पर। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझते हैं कुछ यहाँ पर। से एज फॉर एग्जांपल, यहाँ पर टाइम हम लोग को दिया हुआ है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड देन 5 सेकेंड। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दी हुई है, से एज 5 मीटर है, 10 मीटर है, 15 मीटर है, इस तरह से हमको एक वैल्यू दिया हुआ है। सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इंडिकेटिंग लाइन है या फिर एक इंडिकेटिंग ग्राफ दिया हुआ है, जिसमें कि मेरे पास जो लाइन है, इट इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अगर मेरे पास एक टाइम एक्सिस के पैरेलल का लाइन दिया हुआ है, तो अगर ऐसा सिचुएशन है, तब वो हमको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो हमको एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का या स्टेशनरी कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाई इट इज सो? इट इज बिकॉज द बॉडी इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन, इट इज कंटिन्यूअसली प्रेजेंट एट that particular point where it was at a particular condition। मान लो कि कोई एक गाड़ी है, वो चल रही थी, ठीक है, और वो चलते चलते से एज फॉर एग्जांपल वो 10 मीटर क्रॉस की या 10 मीटर पे पहुंची और वहां पे जाकर वो रुकी हुई है। तो तुम्हारे लिए वो बॉडी जो है वो इनिशियली 10 मीटर दूर में है। फिर अब जब तुम वहां से ऑब्जर्वेशन अपना करना स्टार्ट कर रहे हो, या उस पॉइंट से जब तुम ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर रहे हो, तब तो तुम देख रहे हो कि उस बॉडी का तो कोई मोशन ही नहीं हो रहा है। से एज फॉर नेक्स्ट 4 सेकंड तुमने उसको ऑब्जर्व किया, तुमने उसे देखा कि वो तो उसी कंडीशन में बैठा हुआ है, या तुमने उसे 5 सेकंड तक उसको ऑब्जर्व किया, वो उसी पॉइंट पर बैठा हुआ है। तो इस कंडीशन में हम लोग उसको क्या कहते हैं कि इट इज एन स्टेशनरी कंडीशन, मींस द बॉडी इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन, वो वहां पर अपना पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा है। वहीं पे
सपोज फॉर एग्जाम्पल तुम किसी एक दूसरे बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे थे और तुमने वहां पर देखा कि वो बॉडी जो है वो एक सही पैटर्न में आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहा है। अब यहाँ पे सही पैटर्न का मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं? इसका मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि वो हर एक इक्वल टाइम इंटरवल पर एक इक्वल डिस्टेंस को कवर करते चले जा रहा है। से एज फॉर एग्जाम्पल, फॉर एवरी 1 सेकेंड, आफ्टर एवरी 1 सेकेंड इट इज कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। वो हर एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 5 सेकंड का कवर कर रहा है। तो इवन पैटर्न में वहां पर मूवमेंट हो रही है, जिसके वजह से एक प्रॉपर स्लोप का फॉर्मेशन हो गया। तो जैसे ये प्रॉपर स्लोप बनेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बिकॉज कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में से इंक्रीज करेगा तो ही वो एक सर्टेन टाइम पीरियड में सर्टेन डिस्टेंस को बार 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 कवर कर सकता है। लेकिन वहीं पे अगर उसकी वेलोसिटी वेरी कर गई, अगर उसकी वेलोसिटी वहां पर डिफर कर गई अलग अलग पॉइंट पर, तो उस कंडीशन में क्या होगा? वहां पर हम लोगों को ऑब्जर्व होगा कि जो ग्राफ का लाइन है वो किसी भी तरह से सीधा नहीं हो सकता है। वो ग्राफ का लाइन मेरा स्ट्रेट प्लॉट होगा ही नहीं। तो वहां पर मेरा कैसा बन जाएगा? वो मेरा एक कर्व्ड पैटर्न में बन जाएगा, एक कर्व्ड पाथ बन जाएगा। तो क्योंकि ये हमको क्या दिखा रहा है? ये अनइवन पैटर्न दिखा रहा है, ये अनइवन कॉलम हमको दिखाएगा। यहाँ पर अनइवन पैटर्न में हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जिसके वजह से हम क्या कहेंगे कि वेलोसिटी में वहां पर वेरिएशन है, यानी वेरिएबल वेलोसिटी है। दैट इज नॉट एन यूनिफॉर्म कंडीशन, जिसके वजह से मेरा कर्व्ड लाइन बनता है, जिसको हम लोग हाइपरबोला या पैराबोला के बेसिस पर उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और उस कंडीशन में उस कर्व को स्टडी करना मेरे लिए काफी आसान नहीं हो जाता। जैसे यहाँ पर इसको स्टडी करना काफी आसान है, लेकिन इसके लिए हमको स्टडी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर हमको एक टेंजेंट को ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर उस टेंजेंट के बेसिस पर हमको क्लासिफाई करना पड़ेगा अपने क्वांटिटीज को, और फिर उन क्वांटिटीज के बेसिस पर हम लोगों को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सो दैट इज गोइंग टू बी अ ट्रिकी थिंग फॉर अस, which we don't have to do it in our class right now. We will do it again in class 11th when we will go for class 11th syllabus. Under that one, we will discuss about this thing. Okay. So this was displacement time graph. ये हम लोगों के पास क्या था? Displacement time graph. Now, the very important thing which you need to remember over here, that in the displacement time graph, we do used to get the velocity. हम लोग क्या निकाल सकते हैं? हम लोग वेलोसिटी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो जब हम लोगों के पास एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ रहे, तो विद द हेल्प ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वी कैन गो फॉर द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। नाउ हाउ कैन वी गो फॉर द वेलोसिटी? नाउ इन दिस क्लास वी हैव टू गो फॉर द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हम लोग को सिर्फ यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करना है। तो यहाँ पे जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी वो हमको रिप्रेजेंट किया जाएगा स्लोप से। तो अगर तुम्हारे पास एक प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, यस अक्षुंदर, आकांक्षा? सर, हम लोग के बुक में दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विथ वेरिएबल वेलोसिटी। हाँ, वो जो दिया हुआ है वो सिर्फ एक एग्जाम्पल के रूप में, इसीलिए तो हम अभी अभी समझाए ना। एग्जाम्पल के पैटर्न में तुमको रहेगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर तुमको ये दिया हुआ है, से एज फॉर एग्जाम्पल एक 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 डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तुमको दिया हुआ है, और इसमें तुमको बता दिया गया कि ये वेरिएबल कंडीशन में मूव हो रहा है। तो इस कंडीशन में तुमको कैलकुलेट करने के लिए, जैसे अभी तुमको बताया कि तुमको यहाँ पर एक टेंजेंट का यूज करना पड़ेगा, और फिर इस टेंजेंट के यूज से इस टेंजेंट को हम लोग प्लॉट अप करेंगे, और फिर इस टेंजेंट के बेसिस पर ये जो टेंजेंट का लाइनअप बन रहा है, इस लाइनअप को हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, और इन लाइंस को प्रोड्यूस करते हुए हम लोग यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस का यूज करेंगे। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक प्रॉपर ग्राफ रहेगा, एक प्रॉपर यूनिफॉर्म ग्राफ रहेगा, तो उस प्रॉपर यूनिफॉर्म ग्राफ के अंदर मेरे पास अगर यूनिफॉर्म मोशन दिया हुआ है, तो उस यूनिफॉर्म मोशन के अंदर मेरे पास सीधे सीधे स्लोप बन जाएगा। जब मेरे पास ये सीधे सीधे स्लोप बन जाएगा, तो इस स्लोप को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये स्लोप हमको वेलोसिटी दिखाएगा। तो इस वेलोसिटी को दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो से एज फॉर एग्जांपल हमको मान के चलते हैं हमको इस पॉइंट तक के लिए मेजरमेंट करनी है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? हम लोग एक परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। अब जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा, तो ये जो एंगल है, इस एंगल के लिए हम लोग यहाँ पर मेजर करेंगे। तो ये एंगल के लिए जब मेजर करना है तो हम लोग टेन थीटा का यूज करेंगे। तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ पर ये हम लोगों का परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हम लोगों का बेस हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो ये हम लोगों का थीटा हो जाएगा, तो ये हम लोगों का परपेंडिकुलर और ये हम लोगों का बेस हो जाएगा। तब हम लोगों को ये अजम्पशन करके लाना पड़ेगा, ये कर्व, ये पूरा फिगर हमको अजम्पशन करके लाना पड़ेगा। लेकिन
यहाँ पर क्या हो रहा है, ये प्रॉपरली फॉर्म हो जाएगा, जिसके अंदर हम लोग अलग अलग नेम्स को प्लॉट कर सकते हैं। इसको नेम्स को प्लॉट कर लेंगे और फिर यूज करेंगे। तो तुम लोगों के लिए जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस होंगी, एक्सरसाइज क्वेश्चंस में जो न्यूमेरिकल बेस होगा वो बस इसी के लिए होगा। ये इंडिकेटिंग कोई क्वेश्चन में हो सकता है, किसी किसी क्वेश्चन में से पूछा जाए कि अगर इस तरह का ग्राफ बन रहा है तो वो कैसा ग्राफ होगा, या वो किस तरह के क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर कर्व में है ग्राफ, अगर कर्व में है तो सीधे सीधे हम लोग बताएंगे वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म मोशन को दिखा रहा है। लेकिन कैलकुलेशन के बेसिस पर इस क्लास में तुम लोगों के पास ये क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर ना? सर कैलकुलेशन वाला एग्जाम्पल है जिसमें हाँ टैंजेंट बना के स्लोप कैलकुलेट किया गया है वेरिएबल हाँ, बस वेलोसिटी वही का। दिखाने के लिए, एक बार आइडेंटिफिकेशन के लिए सिर्फ बताया गया है। सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए वो दिखाया गया कि इसीलिए तो हम समझा दिए इसको कि ये कहाँ से निकल कर आया, किस तरह से आया है, तो इसको यूज कर सकती हो। ठीक है, विल इट बी ओके? यस सर। Okay, so now let's move to the next one where we have to discuss about the velocity time graph. तो अब हम लोगों को velocity time graph देखना है। तो velocity time graph क्या होता है और velocity time graph का यूज हम लोग कैसे करते हैं या कहाँ पे करते हैं? तो बेसिकली velocity time graph अगेन दो फिजिकल क्वांटिटीज को दिखा रहा है, एक velocity और दूसरा टाइम। तो velocity अपॉन टाइम के लिए या velocity विथ टाइम के लिए हम लोग फिर से ग्राफ के फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट का यूज करेंगे। फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट को यूज करके दिखा सकते हैं। फिर से यहाँ पे जो हम लोगों का एक्स एक्सिस होगा वो टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, और जो वाई एक्सिस होगा वो हम लोगों का वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसके वजह से वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में हो सकता है। सो यहाँ पर इसको हम लोग दिखाएंगे पॉजिटिव वेलोसिटी ऊपर की तरफ वाई एक्सिस को, और नीचे की तरफ हम लोग दिखाएंगे नेगेटिव वेलोसिटी, जो कि हम लोगों का हो सकता है किसी कंडीशन में जहां पर वेलोसिटी डिक्लाइन कर रही है। और जो एक्स एक्सिस है वो हम लोगों का सेकंड यानी टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहां पर भी हम लोगों के पास कई सारे अलग अलग तरह के फॉर्म के रूप में ग्राफ हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो सबसे बेसिक पैटर्न या सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, वो स्टार्ट करते हैं फॉर द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ना देखो, अब टेक्निकल टर्म्स के बेसिस पर या बुक के टर्म के बेसिस पर जब हम लोग जाते हैं, तो जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब एक तरह से हम लोग ले सकते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। जब हम बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो इसका मतलब हम बोलेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी। अब क्यों कांस्टेंट वेलोसिटी बोल रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बेसिस पर अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, से एज फॉर एग्जांपल अगर हम किसी बॉडी का वेलोसिटी बोलते हैं 20 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये हर एक सेकंड 20 मीटर को कवर करते चले जाएगा। सो दैट मीन्स that it is taking an equal time interval to cover an equal distance or displacement. So that's why it is called to be as constant condition. और ये कांस्टेंट कंडीशन के लिए ही तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत समय बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके ऊपर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी दिया हुआ है तो इसका मतलब होना चाहिए कि वो तो इंक्रीज कर रहा है या फिर वो डिक्रीज कर रहा है। देखो, इस चीज को समझने की जरूरत है। जब हम बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी इंक्रीजिंग और इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, किसी न्यूमेरिकल में मान लो दिया हुआ है कि अ कार इंक्रीजेस इट्स वेलोसिटी यूनिफॉर्मली, अगर ये टर्म दिया हुआ है, या फिर अगर दिया हुआ है कि ड्यू टू अप्लाइंग ब्रेक्स द कार हैड डिक्रीज्ड इट्स वेलोसिटी यूनिफॉर्मली, तब उस कंडीशन में हमको ये समझना है कि इक्वल वैल्यू से या तो वो डिक्रीज हो रहा है या तो इक्वल वैल्यू से वो इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर हमको ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द बॉडी इज चेंजिंग इट्स वेलोसिटी यूनिफॉर्मली और द बॉडी इज गोइंग विद एन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, तब इसका मतलब होगा कि वो इंक्रीज नहीं कर रही है, वो 20 मीटर पर सेकेंड उसका कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो अगर वैसा सिचुएशन होता है जहां पर कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, एक सर्टेन वेलोसिटी से ही मूव हो रही है, वहां पे वेलोसिटी की कोई चेंजेस नहीं हो रही है, उस कंडीशन में मेरा टाइम इंटरवल के साथ वो पैरेलल बन जाता है। मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा? टाइम इंटरवल यानी जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के पैरेलल बन जाएगा। Means if the body is having a certain velocity, say as for example if I say it as 20 meter per second, अगर 20 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से अगर वो चल रही है, तो that means that it is continuing its motion with that 20 meter per second for every second. I'm not saying that it is increasing its velocity uniformly, or I'm not saying that it is decreasing its velocity uniformly.
If I would say that the body is changing its velocity or increasing its velocity with 20 meter per second, then that will sense a different thing. Over here, it means that it is just going through with the same value. तो अगर हम हर एक सेकंड देखते हैं, say as this is first second, this is the second second, then the third one and the fourth one, तो इन कंडीशंस में हम लोगों को ऑब्जर्व होगा कि वेलोसिटी सेम है, यानी वेलोसिटी वहां पर कॉन्स्टेंटली उसी वेलोसिटी पे वो चलते चले जा रहा है। तो ये हम लोगों को यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। लेकिन जैसा कि अभी भी बताया कि अगर सपोज मान लो कि यूनिफॉर्मली वो अपना वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है या वो अपना वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, तो उस कंडीशन में हमको चेंज इन वेलोसिटी दिखेगा, और चेंज इन वेलोसिटी मीन्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हम लोग पढ़े हुए हैं, चेंज इन वेलोसिटी को दिखाया जाता है। सो यहां पर हम लोगों के पास क्या होगा, एक प्रॉपर स्लोप का फॉर्मेशन हो जाएगा, एक यूनिफॉर्म पैटर्न में स्लोप का फॉर्मेशन बनेगा, और ये जो स्लोप बनेगा, इस स्लोप के बेसिस पर हमको दिखेगा कि इक्वल टाइम इंटरवल पर इक्वल वेलोसिटी में चेंजेस आ रही हैं। सो दिस इज अ कंडीशन वेयर वी डू यूज टू ऑब्जर्व दैट यूनिफॉर्म कंडीशन इज प्रेजेंट। और ये जो स्लोप है, ये स्लोप हमको क्या दिखा रहा है, एक्सेलरेशन दिखा रहा है। व्हाई? बिकॉज दिस स्लोप इज ड्यू टू द चेंज, due to the change in velocity. And what does this change in velocity denotes? That is acceleration. Hence the slope is the representation of acceleration. तो ये slope हमको क्या दिखाएगा, एक्सेलरेशन दिखाएगा। तो जब हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ को स्टडी कर रहे हैं और वहां पर देख लें कि एक ग्राफ लाइन जो पैरेलल बनता है टाइम एक्सिस पे, तो उसका कंडीशन या उसका डिनोटेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का होता है। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग देखते हैं कि बॉडी जो है वो यूनिफॉर्मली अपनी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तब वहां पर एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन से एज फॉर एग्जांपल अगर वेलोसिटी डिक्लाइन कर रही है, डिक्रीज कर रही है, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। और अगर वो यूनिफॉर्म पैटर्न में ये करती है, अगर यूनिफॉर्म कंडीशन में ऐसा होता है, तो एक स्लोप डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। इस तरह से स्लोप डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ दिखाया जाएगा। सो इसको हम लोग क्या दिखा सकते हैं, या फिर इसमें हम लोग क्या समझ सकते हैं, इट इज एन यूनिफॉर्म retardation because the velocity is decreasing down over there, and as this is the slope of acceleration, so here it is in positive, and this slope is also acceleration but it is in negative as it is showing the retardation। तो यहां पे जब acceleration का calculation करेंगे तो उसको negative से represent करेंगे, यहां पे जब acceleration का calculation करेंगे तो उसको positive में दिखाएंगे। वहीं पर अगर मान लो कि किसी बॉडी की वेलोसिटी जो है वो अनइवन पैटर्न में चेंज हो रही है, velocity either increasing continuously or decreasing continuously in an uneven pattern, कोई यूनिफॉर्मिटी वहां पर नहीं है, किसी तरह का कोई पर्टिकुलर फिक्सेशन नहीं है, तब उस कंडीशन में हमको वहां पर दिखेगा वेरिएबल चेंज इन वेलोसिटी। एंड एज देयर इज अ वेरिएबल चेंज इन वेलोसिटी, देयर विल बी अ वेरिएबल एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में कोई यूनिफॉर्मिटी है ही नहीं। जब कोई यूनिफॉर्मिटी वेलोसिटी में नहीं होगी विद रेफरेंस टू टाइम, तब एक्सेलरेशन में कैसे हो सकती है, एक्सेलरेशन भी वहां पर क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड टू बी एज अ वेरिएबल एक्सेलरेशन। ठीक है। सो इस तरह के ग्राफ के बेसिस पर अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये किस तरह का एक्सेलरेशन है, ये किस तरह का एक्सेलरेशन है, या ये किस तरह का एक्सेलरेशन है, या इस तरह का एक्सेलरेशन क्या होता है, तो इनके नाम को प्रॉपर्ली वहां पर देना। अच्छा, यहां पर अगर देखते हैं इस कंडीशन में एक्सेलरेशन जीरो होगा, यहां पर एक्सेलरेशन जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि यहां पर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है। वेलोसिटी जब चेंज ही नहीं होगा विद टाइम, टाइम के बेसिस पर या टाइम के साथ, तब उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन इज जीरो। So I hope that you all had understood this velocity time graph also. Now, along with this one, we have to come to the acceleration time graph. तो acceleration time graph क्या होता है? तो देखो, acceleration time graph असल में velocity time graph का ही एक representation है। क्यों ऐसा होता है, इसको भी देखते हैं। देखो, जैसे कि अभी हम लोग पीछे जब डिस्कस कर रहे थे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हम बताए थे कि उसके जो स्लोप होती है यूनिफॉर्म पैटर्न में, उससे हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है। जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को स्टडी करते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम दो क्वांटिटी को निकालते हैं, एक एक्सेलरेशन, एक डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि इसमें जितना मेरा ग्राफ का लेंथ बढ़ेगा, उसके हिसाब से पता चलेगा कि वहां पर एक्सेलरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है तो किस तरह का हो रहा है, एक तो वो पता चल जाएगा। और दूसरा पता क्या चलेगा कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है।
हाउ मच डिस्प्लेसमेंट इज देयर। सो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो जैसे कि अभी बताया कि स्लोप से हमको एक्सेलरेशन पता चल जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे पता चलेगा, दैट इज द एरिया अंडर द ग्राफ, सच एज हमको इस पॉइंट तक अगर हमको पता करना है तो हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये इस पोर्शन में अगर हम लोग देखते हैं तो इस पोर्शन में हमको क्या है, हमको एरिया मिल रहा है, तो ये ट्रायंगल का एरिया है, सो दैट इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल अगर तुमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो क्या करना है, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, सपोज इस पॉइंट तक, से दिस इज 5th सेकंड, 5th सेकंड तक तुमको आइडेंटिफाई करना है, तो यहाँ पर इस एरिया को हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो ये एरिया क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। तो रेक्टेंगल बन गया तो रेक्टेंगल का वैल्यू हम लोग यूज करेंगे एज लेंथ इनटू ब्रेथ, और फिर उसका यूज करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन वी विल गो फॉर द एरिया। सो याद रखना है, दो फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ से निकाल सकते हैं। एक तो हो गया एक्सेलरेशन जो कि स्लोप से पता चल जाएगा, और दूसरा होगा डिस्प्लेसमेंट जो कि एरिया अंडर द ग्राफ से पता चल जाएगा। ठीक है, सो इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज का यूज जब हम लोग कर लेंगे तब उससे हम लोग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को भी प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि अगर वेलोसिटी पता चल गई तो एक्सेलरेशन पता चल जाएगा, और एक्सेलरेशन को टाइम के साथ जब रेफर करके हम लोग यूज करते हैं तो बन जाता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। और इस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंदर हम लोग फिर तीन तरह के कंडीशन देख सकते हैं। एक हो जाता है फॉर द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अपने आप को इंक्रीज कर रहा होता है या डिक्रीज कर रहा होता है। ध्यान से समझो, जैसे ये यूनिफॉर्म हम दोनों कंडीशन के लिए बता रहे हैं, आइदर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और द यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अगर हम बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए या यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, दोनों ही कंडीशन के लिए हम लोग जो ग्राफ यूज कर सकते हैं वो यूज कर सकते हैं इस पैटर्न को। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या दिखा सकते हैं या किस तरह का कंडीशन देख सकते हैं, दोनों सिचुएशन है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। अब किन 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 कंडीशन में कौन कौन सा दिखाना है, तो इसको हम लोग लेट्स सी देखते हैं। जैसा कि हम सबसे पहले बताए थे यूनिफॉर्म वेलोसिटी इस कंडीशन में, इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हम क्या बोले थे, देयर इज नो इंक्रीज और देयर इज नो डिक्रीज इन द वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं है तो इस कंडीशन में हम बताए एक्सेलरेशन इज जीरो। सो इफ एक्सेलरेशन इज जीरो देन इन दिस वन, ओके वन थिंग आई लेफ्ट इट आउट, कि इसको भी हम लोग यूज करेंगे फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट से, क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए हम लोग इसको फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट से ही रिप्रेजेंट करते हैं। सो एक्स एक्सिस मेरा टाइम दिखाएगा एज यूजुअल जो पहले भी हो रहा था, और वाई एक्सिस में ऊपर में हम लोगों के पास पॉजिटिव में एक्सेलरेशन होगी और नीचे में नेगेटिव में एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। खैर, तो जैसे कि बता रहे थे कि अगर बॉडी दिया हुआ है सिर्फ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, not mentioning that it is increasing or decreasing its velocity, so under that condition as I said acceleration will be zero। तो acceleration जब zero होगा then the line will be coinciding on the x axis। क्या हो जाएगा, लाइन कोइंसाइड कर जाएगा, एक्स एक्सिस पे ही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन तो जीरो है, तो एक्सेलरेशन जीरो है यानी वो ओरिजिन पे ही चलते चले जाएगा। सो अगर हम लोगों के पास यहाँ पे टाइम पीरियड दिया हुआ है 1 then 2 and then 3 and then 4 and 5, अगर ये टाइम पीरियड दिया हुआ है तो इस कंडीशन में हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे कि वो कंटिन्यूअसली उसी पैटर्न में या उसी पाथ में चलते चले जा रहा है, देयर इज नो चेंज ओवर देयर। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि देयर इज एन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इंक्रीजिंग कंडीशन और यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिक्रीजिंग कंडीशन, तो दोनों ही सिचुएशन में क्या होगा, either in the condition of increasing or decreasing of the velocity in a uniform pattern or in a uniform manner, we will observe that there will be a slope forming for the velocity। ओके, वेलोसिटी के लिए स्लोप बनेगा, तो यूनिफॉर्म स्लोप है, तो यूनिफॉर्म स्लोप के लिए जब एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट होगा देन इट इज गोइंग टू बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अगर यहां पे देखते हैं, से फॉर एग्जांपल अगर हम इस कंडीशन के लिए देखते हैं, जस्ट अ मिनट लेट मी क्लियर इट आउट। ओके, तो यहां पर अगर देखते हैं तो सपोज फॉर एग्जांपल देयर इज अ वैल्यू ऑफ पॉजिटिव से एज 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड ओवर हियर से एज इट इज -5 मीटर पर सेकेंड। तो अगर ऐसा सिचुएशन बनता है तो ये तो कांस्टेंट है,
ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट पे तो एकदम कॉन्स्टेंटली चल रहा है, यहाँ पर भी ये कॉन्स्टेंटली घट रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग दिखाएंगे कैसे, से दिस इज 5, दिस इज 10, दिस इज 15, then 20 over here, this is -5, this is -10, this is -15. So in this one, जब मेरे पास पॉजिटिव में एक्सेलरेशन होगा, पॉजिटिव में 10 था, तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा एक्स एक्सिस के लिए यहाँ पर। फिर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा एक्स एक्सिस के लिए। सो फॉर द टाइम पीरियड, जितने टाइम के लिए हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, या जितने टाइम के लिए वो दिया हुआ है, वो क्या होगा, वो मेरे लिए पैरेलल हो जाएगा टू द टाइम एक्सिस। तो अगर पॉजिटिव में है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पैरेलल होगा, और अगर वो नेगेटिव में है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पैरेलल होगा, लेकिन वो टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। खैर, एक और चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, मोस्ट प्रोबेबली एमसीक्यू क्वेश्चन